हेलो फ्रेंड्स, माँ सरस्वती क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम ट्रांसफार्मर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चन लगभग मैंने 200 क्वेश्चन से छांटे हुए हैं और इन क्वेश्चंस को कवर करके आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आए वो आपसे बन पाएंगे। और साथ ही साथ इन क्वेश्चंस को इस तरीके से रखा गया है कि आपके ये कंसेप्ट भी रिवाइज हो जाएंगे और इन कंसेप्ट पर बेस्ड भी अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वो भी आपसे बन जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। उससे पहले आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप किसी भी प्रकार का टेक्नीशियन एग्जाम दे रहे हैं और उसमें आपकी पोस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स ट्रेड के अंतर्गत आती है तो आप इसके लिए हमारे हैंड रिटन पीडीएफ नोट कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको सभी टॉपिक्स की थ्योरी मिलेगी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी मिलेंगे और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को भी इसमें कवर अप किया गया है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके बाकी की जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। ये चार्जेबल है, इसकी सभी जानकारी आपको व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त होगी। तो आइए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में कहा गया है कि ट्रांसफार्मर का जो कोर है उसको लैमिनेटेड क्यों बनाया जाता है। आपने ट्रांसफार्मर को देखा होगा कि ट्रांसफार्मर की जो कोर है उसको इस तरीके से पतली पतली पत्तियां होती हैं, उन पत्तियों को क्या कर दिया जाता है, एक दूसरे में इंसुलेटर के माध्यम से बना दिया जाता है, जोड़ करके उनको बना दिया जाता है। वार्निश वगैरह उसमें कर दिया जाता है ताकि वो एक दूसरे से अच्छे तरीके से चिपक सके। तो ये कोर जो होता है वो एक प्रकार के कैसे बन जाता है, लेमिनेटेड बन जाता है। इस कोर को लेमिनेटेड कोर कहा जाता है। तो लेमिनेटेड आखिर क्यों बनाया जाता है? अगर मान लीजिएगा हम लेमिनेटेड ना बनाएं, एकदम ठोस इस तरीके का एक टुकड़ा ले लेते हैं, उस पर अपनी प्राइमरी कॉइल को भी लपेट देते हैं और सेकेंडरी कॉइल को भी लपेट देते हैं, तो क्या होगा? तो होगा ये कि अगर हम कोर को ठोस लेते हैं, बिल्कुल लैमिनेटेड नहीं करते हैं, तो उसके अंदर एडी करंट जो होती हैं, यानी कि जो भंवर धाराएं हैं वो ज्यादा बढ़ जाएंगी। एडी करंट क्या होती हैं? एडी करंट कुछ इस तरीके से होती हैं, जैसे आपने पानी में देखा होगा कि इस तरीके की एक भंवर धारा होती है जो काफी स्पीड से घूम रही होती है और एक पर्टिकुलर स्थान पर ऐसे राउंड राउंड चक्कर लगा रही होती है, उसको कहा जाता है एडी करंट। ठीक वैसे ही इसमें होने लगेगा। तो इसमें होने की वजह से क्या होगा कि वो एडी करंट इतनी स्पीड से उसके अंदर घूमेगी कि जो भी हमारी इलेक्ट्रिक करंट है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होने लगेगी। हीट एनर्जी में क्यों कन्वर्ट होगी? क्योंकि वो इतनी स्पीड से घूमेगी कि उसके अंदर जो ल्यूजर टाइम है वो कम हो जाएगा। ल्यूजर टाइम कम होने की वजह से जो परमाणु हैं उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन का टकराव है वो बढ़ जाएगा और इनका टकराव बढ़ते ही क्या होगा, जहां भी दो चीजों का टकराव होगा वहां कहीं ना कहीं एनर्जी तो कन्वर्ट होगी। तो हमारी जो इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है वही हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है उसकी वैल्यू कम होने लगी। तो ये एक प्रकार का लॉस कहा जाता है और इसी लॉस को कम करने के लिए, इस लॉस को जितना ज्यादा कम हो सके उसको करने के लिए हम कोर को लैमिनेटेड कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि एक ठोस ना होकर के वो फिर एक ही कोर में, मतलब उसके अंदर जो धाराएं हैं वो एकदम बन नहीं पाएंगी। वैसी एडी करंट जो है वो काफी उतने ज्यादा पावरफुल तरीके से बन नहीं पाएगी। तो उसको कहा जाता है लैमिनेटेड करने का कारण। तो यहां पर क्या है कि कोर लॉस को कम करने के लिए, ये किससे रिलेटेड हुआ? कोर से रिलेटेड हुआ। यहां पर आपके ऑब्जेक्ट में क्वेश्चन क्या दिया है ऑप्शन में, कि आपके क्वेश्चन ऑप्शन में दिया हुआ रिड्यूसिंग कोर लॉस, यानी कि कोर हानि को कम करना। तो एक ऑप्शन इसका ये भी होता है कि एडी करंट को कम करना या कोर लॉस को कम करना, ये दोनों एक ही चीजें होती हैं। तो यहां पर आपका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। और जो कोर होता है उसको हम सिलिकॉन स्टील से मिलकर के बनाते हैं। तो यहां पर ये चीज भी आपको याद रखनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सॉरी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है और इस पर वेस्ट बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अभी मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा, उम्मीद करते हैं कि वो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अगर नहीं है तो अभी याद कर लीजिएगा, क्योंकि कोई भी अगर एग्जाम देते हैं 90% चांस होता है कि ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो आइए इसको समझते हैं। इसमें कहा गया है कि एक ट्रांसफार्मर है जिसकी जो प्राइमरी कॉइल है उसमें जो टर्न्स है उसकी संख्या को 200 रखा गया है और सेकेंडरी कॉइल में टर्न्स की संख्या को कितना रखा गया है? 50 रखा गया है। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन करूं कि ये कुछ इस तरीके का अगर हमारे पास ट्रांसफार्मर है तो वो ट्रांसफार्मर किस कैटेगरी का है? स्टेप डाउन है या स्टेप अप है? आप इसे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, कि अगर मान लीजिएगा कोई आपके पास ट्रांसफार्मर है जिसकी प्राइमरी कॉइल में 200 टर्न है और सेकेंडरी कॉइल में 50 टर्न है, तो वो ट्रांसफार्मर है किस कैटेगरी का? स्टेप अप है या स्टेप डाउन है? इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर कहा गया है कि अगर प्राइमरी कॉइल में 240 वोल्ट एसी का यूज किया जाता है तो जो सेकेंडरी कॉइल है उसमें वोल्टेज कितनी जनरेट हो जाएगी?
तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसको क्वेश्चन में हमें पहले बताया हुआ है कि इसकी जो प्राइमरी कॉइल है उसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं 200, सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं 50। इसके बाद पहली कॉइल के अंदर जो वोल्टेज हम दे रहे हैं वो कितना है 240 वोल्ट, हमें उसकी सेकेंड कॉइल में कितना वोल्टेज प्राप्त होगा। तो यहां पर एक इसका फॉर्मूला होता है जिसको कहा जाता है K इज इक्वल टू N1 अपॉन N2 इज इक्वल टू V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू I2 अपॉन I1। ध्यान रखना यहां पर I2 आएगा, I2 अपॉन I1, कभी भी इसको I1 अपॉन I2 मत करना, I2 अपॉन I1 होता है। और कई बार कुछ फॉर्मूले में आपको ये V1 की जगह E1 लिखा होगा और V2 की जगह E2 लिखा होगा, तो ये दोनों एक ही चीज है। बस यहां पर E का मतलब होता है ईएमएफ की वजह से वो E लिख देते हैं और V यहां पर वोल्टेज की वजह से लिखा जाता है। ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, इस पर वेस्ट बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, और K क्या है? K है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, इसको कहा जाता है, K का मतलब होता है कि ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। अब हमें इस फॉर्मूले से उतनी चीजों को निकालना है जो हमारे क्वेश्चन में पूछी गई हैं। तो हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा गया? V2 पूछा गया है और क्या क्या दिया गया है? N1 N2 V1 दिया हुआ है। तो हम इसको निकाल लेते हैं। इतना निकाला हमने, V2 को इस तरीके से पक्षांतर किया कि ये इस तरीके से एक इक्वेशन बन गई। उसके बाद जो भी हमारे पास वैल्यू थी वो हमने यहाँ पर रख दी है, तो ये हमारी वैल्यू निकल के आ गई और इसका आंसर आया हमारा 60 वोल्ट। तो यहाँ पर क्या आंसर आया हमारा? 60 वोल्ट। बी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं, उसमें कहा गया है ट्रांसफॉर्मर को डैश 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 में निर्धारित किया जाता है कि ट्रांसफॉर्मर जो है उसकी जो रेटिंग होती है वो किसमें डिनोट की जाती है। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत बार ये रिपीट हुआ है, इसको याद कर लीजिएगा। ट्रांसफॉर्मर की ट्रांसफॉर्मेशन जो रेशियो है यानी कि जो उसकी रेटिंग है वो किसमें डिनोट की जाती है? KVA में डिनोट की जाती है, किलो वोल्ट एम्पियर में इसको डिनोट किया जाता है। यहाँ पर आंसर होगा आपका A ऑप्शन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना इसको। आगे क्वेश्चन है, एक डिस्ट्रीब्यूशन जो ट्रांसफॉर्मर होता है वो किस प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, यानी कि जो ट्रांसफॉर्मर होता है वो किस प्रकार का ट्रांसफॉर्मर होता है। अगर हम उसकी बात करें डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर की, तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर क्या होते हैं कि जो आपके घरों तक बिजली आ रही है उससे पहले जिस ट्रांसफॉर्मर का यूज किया गया है उसको कहा जाता है वितरण ट्रांसफॉर्मर। यानी कि जो मान लीजिएगा ये आपके पावर स्टेशन है, पावर स्टेशन में आपकी बिजली को जनरेट किया, तो बिजली जनरेट हो गई, उसके बाद क्या किया? ऐसे ट्रांसफॉर्मर का यूज किया गया जो क्या करेंगे? इस वैल्यू को बढ़ा देंगे, इसकी वोल्टेज की वैल्यू को बढ़ा देंगे और ये लगभग 11,000 किलो वोल्ट के आसपास इसकी वैल्यू को कर देते हैं। फिर इसके बाद क्या होता है कि आपके घरों तक बिजली आने से पहले एक पावर स्टेशन होता है, जो पावर स्टेशन क्या करता है वहां पर 440 वोल्ट में उस वैल्यू को कन्वर्ट कर दिया जाता है। 440 के बाद फिर क्या होता है? आपने देखा होगा जगह जगह पर छोटे छोटे ट्रांसफार्मर रखे हुए होते हैं, वहां पर क्या होता है कि वो ट्रांसफार्मर 220 वोल्ट में इसको कन्वर्ट कर देते हैं और इन्हीं ट्रांसफार्मर को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर कहा जाता है। तो ये ट्रांसफार्मर कैसे हुए? डिस्ट्रीब्यूशन। अब आपको यहां पर समझना है कि ये आखिर हुआ क्या है। देख रहे हैं कि ये वोल्टेज को कम कर रहा है, लगातार ये वोल्टेज को क्या कर रहा है? कम कर रहा है। 11,000 kV की लाइन को यानी जो वोल्टेज था उसका 220 वोल्ट में इसने कन्वर्ट कर दिया है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी ट्रांसफार्मर यहां पर यूज किया गया है वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। मैंने आपको बताया था कि डाउन का मतलब यहां पर आप इस तरीके से इसको रिलेट करें कि ये डाउन कर रहा है, वोल्टेज को डाउन कर रहा है। अगर स्टेप अप होता तो वो क्या करता? वोल्टेज को अप कर रहा होता। तो यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। ठीक है, अगर पूछा जाए कि वो ट्रांसफार्मर कौन सा है जो वोल्टेज को बढ़ाता है, तो यहां पर आपका आंसर होगा स्टेप अप ट्रांसफार्मर। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी स्टेप अप ट्रांसफार्मर का जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है वो यहां पर बताया गया है 10। यदि इनपुट में जो भी आप सप्लाई दे रहे हैं उस सप्लाई की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है तो आउटपुट की सप्लाई फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ट्रांसफार्मर की अगर हम बात करें तो ट्रांसफार्मर केवल और केवल दो चीजों को वेरी करता है, यानी कि दो ऐसी क्वांटिटी है जिनको वो चेंज कर रहा होता है, एक तो वोल्टेज और एक करंट, बस। इसके अलावा वो फ्रीक्वेंसी को बिल्कुल भी चेंज नहीं करता। अगर आप इनपुट में जो भी फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं आउटपुट में भी वही फ्रीक्वेंसी आपको देगा ये। तो यहां पर आपने इनपुट में कितनी फ्रीक्वेंसी दी? 50 हर्ट्ज।
तो 50 हर्ट्ज आपने फ्रीक्वेंसी दी, आपको कितने मिलेगी आउटपुट में भी 50 हर्ट्ज। यहां पर आंसर होगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेल से भरे ट्रांसफार्मर में तेल डैश 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 के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। अगर हम तेल से भरे ट्रांसफार्मर की बात करें तो तेल उसके लिए एक कूलिंग एजेंट का काम करता है। कूलिंग एजेंट का मतलब कि जो कॉइल्स होती हैं उनमें जब हीट ज़्यादा हो जाती है तो उनको कूल करने के लिए हमें ट्रांसफार्मर में कुछ इस तरीके की व्यवस्था करनी होती है कि उनमें कूलिंग भी बनी रहे। अदरवाइज अगर कूलिंग नहीं रहती है, ज़्यादा हीट जनरेट होती है, तो जो कॉइल का इंसुलेटर है वो जल जाएगा। तो इसी को बचाने के लिए हम क्या करते हैं कि उसमें ऑयल का यूज कर सकते हैं। तो ऑयल क्या होता है, एक प्रकार का कूलिंग एजेंट होता है। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, किसी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कितना है, 100। और यदि उसमें प्राइमरी जो कॉइल है उसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो 100 ओम है, तो सेकेंडरी कॉइल की करंट कितनी होगी, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक क्वेश्चन में बताया था कि जो फॉर्मूला होता है वो K इज इक्वल टू N1 अपॉन N2 इज इक्वल टू I2 अपॉन I1 इज इक्वल टू V1 अपॉन V2, इस तरीके का फॉर्मूला होता है। ठीक है, वहां पर मैंने आपको के भी बताया था। तो ये क्या है, के है आपका ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। इस फॉर्मूले को तो बहुत अच्छे से याद रख लीजिएगा, कभी भी इसको मत भूलिएगा, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। हमारे क्वेश्चन में क्या बताया गया है, के ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो की वैल्यू कितनी दी गई है, 100। I1 की वैल्यू कितनी दी गई है, 100 एम्पियर। I2 की वैल्यू हमें निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले से उतनी वैल्यू को निकाल लेंगे जो हमारे क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर आपने देखा कि K इज इक्वल टू I2 अपॉन I1 होता है। K की वैल्यू आपने रख दी 100, ठीक है। I2 आपको निकालनी है, I1 की वैल्यू आपने 100 रख दी। जब इसको कैलकुलेट किया तो आपका आंसर कितना आया, 10,000 एम्पियर। I2 बराबर वैल्यू निकल के आई आपकी 10,000 एम्पियर। तो यहां पर आंसर क्या होगा, ये सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रांसफार्मर के माध्यमिक शिखर मान 0.1 बेवर की एक ज्यावक्रीय फ्लक्स से जुड़ा हुआ है। यदि सेकेंडरी कॉइल में जो टर्न्स है उसकी संख्या 10 है, तो सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस ईएमएफ का आरएमएस मान का परिकलन कीजिए और सप्लाई जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज है। तो यहां पर भी एक फॉर्मूला ही लगना है सीधा सीधा, और उस फॉर्मूले को अगर आप अच्छे से याद रखें तो ऐसे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। तो ये क्वेश्चन भी बनाने के लिए आपको ये फॉर्मूला याद रखना होगा। फॉर्मूला है, जो भी ईएमएफ होती है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4.41, ये आपका 5m N2F। 5m क्या है, अभी आपको बताया था, ये बेवर में वैल्यू होती है। N2 क्या है, सेकेंडरी कॉइल में कितने टर्न्स की संख्या है। अगर यहां पर N2 नहीं हुआ, पहली कॉइल में पूछे तो वहां पर आपको N1 रख देना। फ्रीक्वेंसी क्या है, F क्या है, F है आपकी फ्रीक्वेंसी की कितनी आपकी इलेक्ट्रिक जो करंट है उसकी फ्रीक्वेंसी है। अब आपको ये फॉर्मूला याद रखना है बस। क्वेश्चन में जो जो चीजें आपको बताई गई हैं, 5m की वैल्यू दी गई है 0.1 वेबर, N2 बताया आपको कि उसमें 10 टर्म्स हैं। F अगर बताया जाए या ना भी बताया जाए तो आप इसको 50 हर्ट्ज कर सकते हैं, क्योंकि हमारे जो इंडिया है उसमें जो करंट फ्लो होती है, जो भी इलेक्ट्रिसिटी है उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है, वो सभी जगह है। तो 50 आप इसकी वैल्यू अपने आप भी रख सकते हैं अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। बस आपको वैल्यू को रखना है, इसको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करने के बाद आपका आंसर आएगा 222 वोल्ट। तो यहां पर आंसर हो जाता है आपका 222 वोल्ट। ए ऑप्शन इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। आगे क्वेश्चन है कि डिस्ट्रीब्यूशन जो ट्रांसफार्मर होते हैं उसमें डैश 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 अधिकतम दक्षता है, यानी कि उसकी जो आपको मैक्सिमम इफिशियंसी पूछी गई है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन हमारे घरों के पहले जो ट्रांसफार्मर यूज किए जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी को पहुंचाने के लिए, तो उसकी अगर बात की जाए, एफिशिएंसी की बात की जाए और मैक्सिमम एफिशिएंसी की बात की जाए तो वो कितनी होती है, तो वो 50% ही होती है लोड पर। तो लोड के 50% ही होती है। हमेशा याद रखना कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की जो फ्रीक्वेंसी इफिशियंसी होगी वो 50% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर के स्कॉट कनेक्शन को डैश कहा जाता है। ट्रांसफार्मर के अगर स्कॉट कनेक्शन की बात करें तो इसको कहा जाता है, यहां पर जो आप देख रहे हैं बी ऑप्शन, यहां पर बी ऑप्शन, इस कनेक्शन को स्कॉट कनेक्शन कहा जाता है। और इसका यूज कहां पर किया जाता है, इसका यूज किया जाता है जब 3 फेज ट्रांसफार्मर को 2 फेज में कन्वर्ट करना होता है। तो यहां पर आंसर होगा आपका बी ऑप्शन।
एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक आइडियल ट्रांसफार्मर के प्राइमरी कॉइल में 2000 टर्न्स हैं, सेकेंडरी कॉइल में 200 टर्न्स हैं और प्राइमरी पाइल जो कॉइल है उस पे जो हम वोल्टेज दे रहे हैं वो 100 ओम है। एक 5 ओम का प्रतिरोध जो है सेकेंडरी कॉइल के साथ जोड़ा गया है। तो प्राइमरी कॉइल में जो करंट है वो आपसे पूछी गई है कि कितनी उसमें करंट फ्लो होगी। तो इस क्वेश्चन को भी हमें वैसे ही लगाना है जो हमने वहां पर लगाया हुआ था। तो बस थोड़ा सा एक स्टेप इसको आगे देखना होगा। तो पहले हमें देखना है क्वेश्चन में क्या क्या वैल्यू दी गई है। N1 पहली कॉइल में कितने टर्न्स है 2000। सेकेंडरी कॉइल में कितने टर्न्स है 200। पहली कॉइल में जो हम वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं वो कितना है 100। सेकेंडरी कॉइल में तो हमें पता करना होगा वोल्टेज कितना होगा। तो हमने वो फॉर्मूला देखा, उसी फॉर्मूले को यहां पर रखा और उसके अनुसार हमने निकाल के देखा कि V2 की वैल्यू आती है 10। अब उसके बाद हमें देखना है कि सेकेंडरी कॉइल में आखिर करंट कितना फ्लो होगा। तो करंट फ्लो कैसे पता चले, इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, जो फॉर्मूला ओम्स का नियम होता है V बराबर IR, उससे निकल के आया है V बराबर IR। तो यहां पर क्या हो जाएगा, आपको V2 निकालना है। V2 क्यों, क्योंकि आपकी जो करंट है जो हाँ करंट है वो आपकी सेकेंडरी कॉइल वाले में निकालना है आपको। तो V2 अपॉन R यहां पर हो जाएगा। ठीक है, I2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, V2 अपॉन R आ जाएगी। I को आपने यहां पर रखा, जो वैल्यू थी V की वो आपने यहां पर 10 रखी, R आपको क्वेश्चन में बताया है कि 5 है, तो आपकी करंट की वैल्यू निकल के आती है 2 एम्पियर। यहां पर आंसर क्या हो जाएगा आपका, सेकेंड ऑप्शन 2 एम्पियर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर में अधिकतम एफिशिएंसी के लिए क्या होना चाहिए। ऐसी कौन सी कंडीशन है कि ट्रांसफार्मर की जो एफिशिएंसी है वो मैक्सिमम हो जाए। ट्रांसफार्मर की जब एफिशिएंसी मैक्सिमम की बात करें तो उसके लिए क्या होना चाहिए, उसके लिए होना ये चाहिए कि जो कॉपर लॉस है और जो कोर लॉस है वो बराबर होना चाहिए। अगर कॉपर लॉस और कोर लॉस की वैल्यू बराबर हो जाती है तो वो हमारा जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें क्या होता है, मैक्सिमम उसकी इफिशियंसी हो जाती है। यहां पर आंसर होगा सी ऑप्शन। इसको याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये आपके लिए, कि बहुत बार ये चीज पूछी गई एग्जाम में और पूछी भी जाएगी कि ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी मैक्सिमम कब होती है। ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी मैक्सिमम तभी होती है जब उसका कॉपर लॉस और कोर लॉस इक्वल हो जाता है। तो यहां पर आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वोल्टता की जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी होती है। तो अभी अभी ऐसा ही एक क्वेश्चन निकला है, उसमें भी यही चीज पूछी गई थी। तो यहां पर बस थोड़ा सा लैंग्वेज को आपको इस तरीके से दिया जाता है कि आप थोड़े से अपने आप से सोचें कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी जो वोल्टेज है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी। अगर हम प्राइमरी फ्रीक्वेंसी की बात करें तो वो बराबर ही होती है, फ्रीक्वेंसी कभी भी ट्रांसफार्मर में चेंज नहीं होती है। तो यहां पर आंसर होगा बी ऑप्शन, कि प्राइमरी वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी के बराबर ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1000 प्राइमरी टर्न्स वाले ट्रांसफार्मर को 250 वोल्ट एसी से जोड़ा जाता है। तो एक सेकेंडरी वोल्टता वाले 400 वोल्ट के लिए सेकेंडरी टर्न्स कितनी होनी चाहिए। बस यहां पर टर्न्स की संख्या पूछी गई है आपसे कि सेकेंडरी कॉइल में कितने टर्न्स होने चाहिए अगर उससे हमें 400 वोल्ट की सप्लाई चाहनी है। तो यहां पर हम देखते हैं इसको, हमारे क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है। V1 की वैल्यू दी गई है जो कि हमारी 250 वोल्ट है। V2 की वैल्यू दी हुई है जो कि हमारी 400 वोल्ट है। N1 दिया हुआ है 1000। N2 हमसे पूछा है कि कितने उसमें टर्न्स होने चाहिए ताकि हमें सेकेंडरी कॉइल पर 400 वोल्ट का इस तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस मिले। तो यहां पर हमने लिखा V2 V1 N2 N1 इस तरीके से लिख लिया, इसको कैलकुलेट कर लिया। कैलकुलेट करने के बाद यहां पर आंसर आया 1600। तो 1600 अगर हम टर्न्स रख देते हैं तो 250 वोल्ट अगर सप्लाई से जोड़ते हैं मेन सप्लाई से, तो उसकी सेकेंडरी कॉइल यानी कि लोड पर हमें 400 वोल्ट का ईएमएफ इंड्यूस होकर के मिलेगा। तो यहां पर आंसर क्या होगा 1600, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 फेज 4 वायर वाली सेवा के लिए आपको इनमें से कौन से प्रकार का ट्रांसफार्मर कनेक्शन करना होगा। अगर आपके पास 4 वायर हैं, 3 फेज है, तो आपको कनेक्शन उसमें किस प्रकार से करना होगा, ट्रांसफार्मर का कौन सा कनेक्शन यूज करना होगा। तो 3 फेज हैं, नॉर्मली होते हैं। एक वायर इसलिए एक्स्ट्रा है क्योंकि एक न्यूट्रल का वायर है यहाँ पर, तो इसके लिए जो कनेक्शन यूज किए जाते हैं वो कनेक्शन यूज किए जाते हैं डेल्टा स्टार कनेक्शन, जो कि आपका ऑप्शन होगा बी ऑप्शन, डेल्टा स्टार कनेक्शन। ये स्टार टाइप बना हुआ है, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से स्टार जैसा बना हुआ है, वाई नहीं है, ये स्टार टाइप है। जैसे आपने देखा होगा ना स्टार डेल्टा कनेक्शन होते हैं, तो ये उस तरीके से है। ठीक है, तो यहां पर डेल्टा स्टार कनेक्शन होना चाहिए, बी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर की पावर एफिशिएंसी मैक्सिमम कब होती है? ये क्वेश्चन फिर से रिपीटेड है, बस इस क्वेश्चन में थोड़ा सा लैंग्वेज को चेंज करके पूछा गया है। ट्रांसफार्मर की मैक्सिमम एफिशिएंसी कब होती है? तब होती है जब उसका कॉपर लॉस जो होता है वो कोर लॉस के इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पर आंसर होता है आपका बी ऑप्शन, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन को बस इसलिए यहाँ पर रखा, रिपीट करके मैंने भी रखा हुआ है ताकि आपको ये समझ आ सके कि क्वेश्चन कैसे लैंग्वेज चेंज करके पूछे जाते हैं। होते क्वेश्चन वही है, कॉन्सेप्ट भी वही होते हैं, बस उनको थोड़ा सा चेंज करके पूछा जाता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत मशीनों में पटलित क्रोड का उपयोग क्या घटाने के लिए किया जाता है? जो भी आपकी इलेक्ट्रिक मशीन होती हैं, जैसे मोटर हो जाती है, आपका डायनामो हो जाता है, डीसी जनरेटर जिसको कह सकते हैं, आपका ट्रांसफार्मर हो जाता है, तो उसमें हम लैमिनेटेड कोर का यूज़ क्यों करते हैं? जैसे मोटर होती है तो उसका जो रोटर होता है या फिर जिसको आर्मेचर कहते हैं उसको भी लैमिनेटेड ही बनाया जाता है। तो ऐसा क्यों किया जाता है? तो ऐसा इसीलिए किया जाता है, कोर को लैमिनेटेड करने का सिर्फ और सिर्फ एक रीज़न ये है कि एडी करंट लॉस को कम किया जा सके। अगर उसको ठोस रख दिया तो उसके अंदर जो एडी करंट है वो ज़्यादा स्पीड से बढ़ जाएंगी और इसकी वजह से जो हमारा करंट होगा वो क्या है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हमारा करंट का लॉस कर देगा। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा कि एडी करंट को लॉस को कम करने के लिए उसको क्या करते हैं, हम लैमिनेटेड बना देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑटो ट्रांसफार्मर में, ऑटो ट्रांसफार्मर के बारे में यहां पर पूछा गया है कि एक ऑटो ट्रांसफार्मर किस प्रकार का ट्रांसफार्मर होता है? ऑटो ट्रांसफार्मर जो है वो एक वाइंडिंग वाला ट्रांसफार्मर होता है। यहां पर आंसर है बी ऑप्शन, एक ही वाइंडिंग होती है उसमें, उसको क्या कहा जाता है, ऑटो ट्रांसफार्मर कहा जाता है, जिसका उपयोग वोल्टेज को रेगुलेट करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस ट्रांसफार्मर को क्या कहा जाता है जिसमें आउटपुट वोल्टेज उसके इनपुट वोल्टेज से अधिक होता है? अब यहां पर ध्यान रखना, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि उसका आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज से अधिक, यानी कि V2 जो है वो ज्यादा होना चाहिए, इज ग्रेटर देन V1। तो V2 ज्यादा होना चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ कि वो ट्रांसफार्मर क्या है, हमारा स्टेप अप है। इसको हमेशा आप इस तरीके से समझना कि हमारी जो प्राइमरी कॉइल है, सेकेंडरी कॉइल कुछ इस तरीके से हो गई, तो सेकेंडरी कॉइल में हमें जो भी वोल्टेज मिल रहा है वो ज्यादा मिल रहा है तो स्टेप अप होगा, अगर वोल्टेज कम मिल रहा है तो स्टेप डाउन होगा। दोनों चीजों को ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीटेड है, इस कॉन्सेप्ट को भी अच्छे से समझ लीजिएगा कि सेकेंडरी कॉइल में जो वोल्टेज मिलता है अगर वो ज्यादा मिला तो हमारा ट्रांसफार्मर स्टेप अप कहा जाता है, अगर सेकेंडरी कॉइल में हमें वोल्टेज कम मिला तो उस ट्रांसफार्मर को स्टेप डाउन कहते हैं। तो ध्यान रखना इसको, यहां पर क्या है, ज्यादा है, सेकेंडरी कॉइल में क्या है, वोल्टेज ज्यादा है, इसलिए ये क्या होगा, हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहा जाएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ट्रांसफार्मर कोर लैमिनेटेड किस लिए की जाती है? तो ये फिर से वैसा ही रिपीटेड है कि कोर को लैमिनेटेड करने का क्या रीजन है, तो इसका रीजन सिर्फ एक ही है कि एडी करंट लॉस को कम किया जाए, एडी करंट लॉस को कम करने के लिए इसका यूज किया जाता है। यहां पर क्या होगा, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा आपका। हमेशा ध्यान रखना, एडी करंट भंवर धारा हानि को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, कोर को लैमिनेटेड करते हैं। बहुत बच्चे इसको हिस्टैरिसीस लॉस भी ऑप्शन कर देते हैं, पर हिस्टैरिसीस लॉस जो होता है वो अलग होता है। हिस्टैरिसीस लॉस भी जो है कोर से रिलेटेड ही होता है, पर वो एडी करंट लॉस नहीं होता है। हिस्टैरिसीस लॉस क्या होता है कि हमारा जो भी कोर होता है उसमें जो हम कॉइल को लगाते हैं, जैसे पहली कॉइल यहाँ लगा दी, सेकंड कॉइल यहाँ पर लगा दी, तो जो यहाँ पर प्रोसेस चल रही है तो इसमें क्या है कि ये कोर बार बार चुंबकित भी हो रहा है और विचुंबकित भी हो रहा है, क्योंकि जैसे ही उस एसी सर्किट के एसी जो हमारा करंट है उसकी साइकिल चेंज हो रही है, तो इसकी वजह से वो बार बार चुंबकित भी होता है और विचुंबकित भी होता है, और इसी चुंबकित विचुंबकित की वजह से हमारा हिस्टैरिसीस लॉस होता है, उसी को हिस्टैरिसीस लॉस कहा जाता है, इसको आयरन लॉस भी कहते हैं। पर यहां पर आपको ध्यान रखना है कि लैमिनेटेड जो है वो सिर्फ और सिर्फ एडी करंट को कम करने के लिए किया जाता है, हिस्टैरिसीस लॉस को नहीं। हिस्टैरिसीस लॉस हम कैसे कम करते हैं, तो ये कॉइल है, जो दोनों कॉइल है उनको जितना पास हो सके उनको रखा जाए तो हिस्टैरिसीस लॉस भी कम हो जाता है। तो यहां पर आंसर होगा डी ऑप्शन।
आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऐसा ट्रांसफार्मर जिसमें कोई हानि नहीं होती है उसे क्या कहते हैं? एक ऐसा ट्रांसफार्मर जिसमें कोई भी लॉस नहीं है, आपको 100% इफिशियंसी दे रहा है वो, तो ऐसा ट्रांसफार्मर क्या कहा जाता है? ऐसा ट्रांसफार्मर होता है आपका आइडियल ट्रांसफार्मर, यानी कि आदर्श ट्रांसफार्मर, जो कि नहीं पाया जाता है। कोई ना कोई लॉस किसी ना किसी ट्रांसफार्मर में होता है, और इवन जो 4 लॉस होते हैं ट्रांसफार्मर के मेजरली, वो सभी ट्रांसफार्मर में पाए जाते हैं। तो यहां पर आंसर बी ऑप्शन होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर एक डैश होता है। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर क्या होता है? पोटेंशियल ट्रांसफार्मर जो है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर को ही पोटेंशियल ट्रांसफार्मर कहा जाता है। तो यहां पर आंसर होगा बी ऑप्शन। और ये पोटेंशियल ट्रांसफार्मर कहां पर यूज किए जाते हैं? इन्हीं का एक दूसरा नाम है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, यानी कि जो हमारे घरों तक बिजली आ रही है उससे पहले जो ट्रांसफार्मर यूज किया हुआ है उसी को पोटेंशियल ट्रांसफार्मर भी कहते हैं, उसी को स्टेप डाउन भी कहते हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर भी कहते हैं। तो ये एक ही व्यक्ति है, इसके अलग अलग नाम रखे गए हैं। तो यहां पर आंसर होगा बी ऑप्शन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडी करंट की एक डैश कमी है। एडी करंट जो है वो उसकी वजह से क्या कमी होती है? मतलब एडी करंट आखिर क्या है, किस वजह से होता है? तो यहां पर अगर हम एडी करंट की बात करें, एडी करंट की वजह से बाइंडिंग में हीटिंग होने लगती है। हीटिंग का मतलब कि अभी बार बार वही चीज आपको रिपीट करके बता रहे हैं कि एडी करंट जब बढ़ती है तो उसमें क्या होता है कि जो परमाणु है वो, उनमें जो इलेक्ट्रॉन है उनके टकराने की स्पीड भी बढ़ जाती है। वो स्पीड बढ़ने की वजह से क्या होता है कि हमारी जो करंट है, नॉर्मली जो हम करंट फ्लो कर रहे हैं, वो हीट में जनरेट हो जाती है, हीट में कन्वर्ट हो जाती है एक्चुअली में। तो हीट में कन्वर्ट हो जाएगी तो बाइंडिंग में भी क्या हो जाएगा, हीटिंग होने लगती है। तो वो क्या है, एक प्रकार का हीटिंग नुकसान ही होता है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा आपका? सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी पावर ट्रांसफार्मर में टेपिंग स्विच डैश से जुड़ा हुआ होता है। अगर हम पावर ट्रांसफार्मर की बात करें तो उसमें जो टेपिंग स्विच है वो क्यों जुड़ा होता है और कहां पर जुड़ा होता है? तो वो जुड़ा होता है सेकेंडरी कॉइल में। और क्यों जुड़ा होता है इसकी अगर बात की जाए तो जैसे ये हमारी प्राइमरी कॉइल हो गई और सेकेंडरी कॉइल इस तरीके से हो गई। तो टेपिंग स्विच क्या होता है, इस तरीके से बीच में कनेक्ट होता है, यहां पर भी कर सकते हैं, यहां पर भी। तो वो इसलिए होता है कि जो लोड होता है, हम सेकेंडरी कॉइल पर जब लोड देते हैं या नो लोड की स्थिति होती है, उस टाइम पर हम उसके वोल्टेज को रेगुलेट कर सकें, इसीलिए उस पर हम टेपिंग स्विच का यूज करते हैं। तो यहां पर आंसर क्या है? सेकेंडरी बाइंडिंग पर। नेक्स्ट है, किसी ट्रांसफार्मर के डीसी सप्लाई में जुड़े होने पर क्या होता है? अगर हम डीसी सप्लाई को जोड़ दें तो क्या होगा? डीसी सप्लाई को जोड़ते ही क्या होगा, प्राइमरी जो बाइंडिंग है वो पूरी तरीके से जल जाएगी, यानी उसके अंदर जो इंसुलेशन है वो जल जाएगा। वो जलेगा तो कॉइल भी जलेगी। तो यहाँ पर क्या होगा कि प्राइमरी कॉइल जल जाती है। ऐसा क्यों होता है? तो यहाँ पर समझिएगा इस बात को कि ये हमारी प्राइमरी कॉइल है, ठीक है, इस तरीके से, और ये हमारी सेकेंडरी कॉइल है। तो ये पूरा इसलिए हो रहा है क्योंकि प्राइमरी कॉइल में जब हम एसी देते हैं तो एसी का आपको साइकिल पता है, कुछ इस तरीके का होता है। पहले यानी कि ये प्लस पर जाती है, फिर माइनस होती है, फिर माइनस से फिर प्लस की ओर जाती है। तो यहाँ पर जब हम एसी देते हैं तो पहले यहाँ पर प्लस आता है, फिर यहाँ पर माइनस आता है, और कुछ ही सेकंड में ये बदल जाता है, यहाँ पर माइनस आ जाता है, यहाँ पर प्लस आ जाता है। तो क्या है, ये एक प्रकार का यहाँ पर क्या है, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो चेंज हो रहा है। वो चेंज होता है तो क्या होता है कि यहाँ पर पूरे में एक प्रकार का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है, जिसमें जो भी इसकी फ्लक्स लाइन है वो निकल रही होती हैं, उनमें चेंज होने लगता है। अगर इस एरिया में हम कोई सेकेंडरी कॉइल लेकर के रख देते हैं, यानी कि जैसे हमने यहाँ पर रख दी है, ये कॉइल को रख दिया, तो इस कॉइल में क्या है, यहाँ पर वोल्टेज जनरेट हो जाता है। ये कहा जाता है ट्रांसफार्मर का सिद्धांत, यानी कि इसको कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन इसलिए कहा गया कि पहली कॉइल में जो प्रोसेस हो रही थी, थोड़ी देर बाद उसी के इफेक्ट में आकर के सेकेंडरी कॉइल में भी वही प्रोसेस होने लगी, यानी कि ऑटोमेटिक ईएमएफ एक जनरेट हो गया। तो ये कब हुआ? ये तब हुआ जब हमने एसी करंट दी। लेकिन डीसी क्या है? डीसी एक प्रकार की ऐसी सीधी लाइन है, अगर हम इसको डिनोट करना चाहें तो सीधी लाइन है। डीसी में कोई चेंज नहीं हो रहा है, ये बार बार अपने को चेंज नहीं कर रही। अगर हमने यहाँ पर प्लस दिया तो यहाँ पर माइनस दिया, तो ये प्लस माइनस इसी तरीके से बना रहेगा, यहाँ पर प्लस रहेगा, यहाँ पर माइनस रहेगा। अब ये बिल्कुल स्टैंडली यहाँ पर प्लस माइनस जा रहा है, तो ये क्या है, एक प्रकार का सर्किट में जा रहा है, धीरे धीरे हीट को जनरेट करके, हीट को जनरेट होते ही ये कॉइल का जो भी इंसुलेशन है उसको जला देगा, तो कॉइल जल जाएगी हमारी। और सेकेंडरी कॉइल में भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि सेकेंडरी कॉइल में तब संभव कुछ होता है जब यहाँ पर अगर जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसमें चेंज हो रहा है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में तो कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पर परिवर्तन ही नहीं हो रहा। जब परिवर्तन होता है तभी इसमें फ्लक्स चेंज होता है।
तो यहाँ पर यही कहा गया है कि डीसी से अगर हम जोड़ते हैं तो ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए होता है, वो मैंने आपको रीजन बता दिया है। और क्या होता है, तो प्राइमरी बाइंडिंग जो है वो जल जाती है। इसीलिए ट्रांसफार्मर जो होते हैं वो कभी डीसी के लिए यूज नहीं किया जाता, उनका यूज हमेशा एसी सप्लाई में ही किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब लोहे का लॉस और कॉपर का लॉस बराबर हो जाता है तो ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी क्या हो जाती है। तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो रहा है, और यहाँ पर भी मैंने इस तरीके को रिपीट करने की इसलिए कोशिश की है, रखा है, ताकि आप चीज़ों को समझ पाएं कि क्वेश्चन कैसे कंसेप्ट पर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अगर हम ट्रांसफार्मर की बात करें, उसके जो कॉपर लॉस होता है और उसका जो आयरन लॉस होता है वो बराबर हो जाए तो क्या होगा कि ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी जो है वो मैक्सिमम हो जाती है, हाईएस्ट हो जाएगी, अधिकतम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर की सुरक्षा के लिए आमतौर पर किस प्रकार की रिले का उपयोग किया जाता है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीटेड है। तो इसका यूज किया जाता है, बुकोज रिले का यूज करते हैं ट्रांसफार्मर की सेफ्टी के लिए, बुकोज रिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर में लोड के अनुसार किस प्रकार के क्षय में परिवर्तन होता है। तो ट्रांसफार्मर में लोड के अनुसार कौन सा लॉस होता है, तो ट्रांसफार्मर में लोड के अनुसार जो होता है वो कॉपर लॉस होता है। कॉपर लॉस होता है, क्यों होता है, देखिए ट्रांसफार्मर में जब हम लोड देते हैं तो उसमें जो इस तरीके से प्राइमरी कॉइल है, प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल किससे बनी हुई है, प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल कॉपर से बनी हुई है। जब हमने इसमें कोई लोड नहीं दिया तो ये सर्किट बंद नहीं हुआ, सर्किट यानी बंद होने का मतलब यहाँ पर क्लोज सर्किट नहीं हुआ। तो यहाँ पर क्या है कि वो एक प्रकार का कॉपर का लॉस कम रहता है, जैसे ही हम लोड देते हैं तो कॉपर लॉस बढ़ने लगता है। तो ये वही चीज की गई है कि ट्रांसफार्मर में लोड के अनुसार जो लॉस हो रहा है वो किस प्रकार परिवर्तित होता है, तो वो होता है आपका कॉपर लॉस। डी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट होगा। नेक्स्ट ऐसा ही क्वेश्चन है कि एक फुल लोड पर ट्रांसफार्मर में जो कॉपर लॉस है वो 1000 वॉट है, और हाफ लोड पर इसी कॉपर लॉस की आपको कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला यूज किया जाता है जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर कॉपर लॉस जो है वो हाफ लोड पर निकालना है तो 1/2 का स्क्वायर, और जो पहले फुल लोड पर कॉपर लॉस हो रहा था उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपका हाफ लोड पर कॉपर लॉस निकल के आ जाता है। तो यहाँ पर पहले कितना था कॉपर लॉस, 1000, फिर आपने इसको जैसे ही कैलकुलेट किया तो आपका आंसर आया 250 वॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के ट्रांसफार्मर का प्रयोग वोल्टेज स्टेबलाइजर के लिए किया जाता है। अगर वोल्टेज को स्टेबलाइज करने के लिए हम ट्रांसफार्मर, जिस ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं उसकी बात करें तो वो होता है हमारा यहां पर आइसोलेटेड सेकेंडरी ट्रांसफार्मर। तो यहां पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आइसोलेटेड सेकेंडरी ट्रांसफार्मर, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन यहां पर करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, ट्रांसफार्मर की जो एफिशिएंसी है वो हाई कब होती है। वही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। चलो, ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी हाई जब होती है जब उसका जो कॉपर लॉस है और आयरन लॉस जो है वो बराबर हो जाता है। कॉपर लॉस और आयरन लॉस बराबर होता है तो ट्रांसफार्मर की जो एफिशिएंसी वो भी क्या हो जाती है, हाई हो जाती है। यहाँ पर आंसर क्या होगा आपका, सी ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, इससे पहले एक क्वेश्चन ये वाला देख लीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। यहाँ पर आइसोलेटेड नहीं आएगा, यहाँ पर ऑटो ट्रांसफार्मर इसका करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, ऑटो ट्रांसफार्मर जो होता है उसको स्टेबलाइजर, वोल्टेज स्टेबलाइजर के लिए यूज किया जाता है, डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ट्रांसफार्मर में दो जो प्रेरित कॉइल हैं वो किस प्रकार से होती हैं। जो दो हम कॉइल का यूज करते हैं वो किस प्रकार से संबंधित होती हैं। पहला ऑप्शन है कि विद्युत रूप से अलग और चुंबकीय रूप से संबंधित। तो ये इसमें पहला ऑप्शन ही इसका सही है कि जब भी हम इसके कॉइल की बात करते हैं तो ये क्या होती हैं, एक दूसरे से इलेक्ट्रिकली नहीं जुड़ी हुई होती हैं। इलेक्ट्रिकली तो ये अलग होती हैं पर मैग्नेटिकली ये जुड़ी हुई होती हैं। क्यों जुड़ी होती हैं, क्योंकि एक ही कोर पर इनको लपेटा जाता है। एक ही कोर पर लपेटने की वजह से ये क्या है, एक प्रकार के मैग्नेटिकली जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पर आंसर होगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो ट्रांसफार्मर के अगर पैरेलली उनका हमें संचालन करना है तो इसमें से कौन सी एक ऐसी सिचुएशन है जो अगर नहीं भी हुई तब भी वो क्या करेंगे, पैरेलली चल पाएंगे। तो यहां पर इसके लिए क्या है, अगर करंट की रेटिंग अगर एक जैसी नहीं भी है तब भी वो ट्रांसफार्मर क्या है, एक जैसे
समानांतर संचालन उनके अंदर हो सकता है, लेकिन बाकी की 3 कंडीशन होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन को अलग तरीके से भी पूछा जा सकता है। तो ये तीनों कंडीशन याद कर लीजिएगा कि ट्रांसफार्मर जब भी समानांतर संचालन करता है उसमें क्या है, समान आवृत्ति पर उसको संचालित होना चाहिए, उसकी वोल्टेज रेटिंग एक जैसी होनी चाहिए और उसका ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो भी एक जैसा होना चाहिए। अगर करंट रेटिंग की बात करें एक जैसी नहीं भी है, तब भी वो क्या करेगा, समानांतर संचालन कर पाएगा। तो यहां पर आंसर सी ऑप्शन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन जो ट्रांसफार्मर होते हैं उनमें डैश 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 होता है। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की बात करें, कई बार बता चुके हैं आपको कि ये कैसे ट्रांसफार्मर होते हैं। ये होते हैं आपके स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर को ही अपचाई ट्रांसफार्मर कहा जाता है और इनकी रेटिंग जो होती है वो 500 किलो वोल्ट एम्पियर से कम रेटिंग वाले इन ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है। तो यहां पर आंसर होगा आपका बी ऑप्शन। 500 किलो वोल्ट से कम रेटिंग वाले डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो होते हैं वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होते हैं। यहां पर क्या आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर में अलग अलग लैमिनेटेड को किस प्रकार से किस आकार में काटा जाता है। ट्रांसफार्मर को कभी आपने खोल करके देखा होगा तो उसकी जो लैमिनेटेड कोर होती हैं वो काफी पतली पतली पट्टियों से बनाई जाती है और उनका जो आकार होता है वो ई टाइप का होता है। ई इस तरीके का आकार बना हुआ होता है, ई जैसा। तो यहां पर आंसर है सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, ट्रांसफार्मर बाइंडिंग में प्रति टर्न्स इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू क्या होती है। तो ये डायरेक्ट एक फॉर्मूला है, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी निकला था आपका, जो न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन था। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद कर लीजिएगा। इसकी वैल्यू होती है 4.44 एफ 5 एम एन वी। तो यहां पर ये आपके लिए फॉर्मूला होता है। वी तो यहां पर आपका वोल्टेज में है, एन तक ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। वी किसको डिनोट कर रहा है, वोल्ट को डिनोट कर रहा है, ये वोल्ट में यानी इसकी यूनिट को डिनोट कर रहा है। बाकी एन तक क्या है, ये आपका फॉर्मूला होता है। एफ क्या होगी इसमें, फ्रीक्वेंसी। 5m क्या होगा, जो भी उसमें वेबर होता है वो। और एन क्या होता है, एन उसके टर्न्स की संख्या। अब कौन सी एन की बात की गई है, अगर प्राइमरी वाली पूछे तो n1 हो जाएगा और अगर सेकेंडरी वाली पूछे तो n2 हो जाएगा। जिसमें भी पूछेगा उसकी वैल्यू आपको यहाँ पर रख देनी। और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं, तो बहुत अच्छे से इसको याद रखिए। नेक्स्ट है, ट्रांसफार्मर रेटेड वोल्टेज से जुड़ा हुआ होता है तो उसमें हमिंग की आवाज करता है, इसका कारण क्या है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। आपने भी देखा होगा कभी आप जब निकलते हैं ट्रांसफार्मर के पास से तो उसमें बहुत हमिंग की आवाज आती है। हमिंग का मतलब कि वो काफी ज्यादा शोर कर रहा होता है, गुनगुनाने टाइप की आवाज आती है। तो वो ऐसा क्यों हो रहा है, तो उसका सिर्फ एक ही कारण होता है कि जो कोर है, कोर के अंदर वाइब्रेशन हो रहा है। जो हमने कोर बनाई हुई है उसके अंदर वाइब्रेशन हो रहा है। ऑब्वियस सी बात है, छोटी छोटी पतली पतली पट्टियां हैं उसके अंदर। पतली पतली पट्टियां जो है, जब उसमें करंट फ्लो होता है तो थोड़ा बहुत उसमें एडी करंट भी जनरेट होता है। एडी करंट थोड़ा बहुत ही जनरेट होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर आपकी जो कोर है, कोर की जो छोटे छोटे पतले इस तरीके से पट्टियां हैं वो एक दूसरे से टकराती हैं। टकराने की वजह से वहां पर वाइब्रेशन होता है और वो वाइब्रेशन ही हमिंग का कारण बनता है, यानी वहां पर हमिंग जनरेट हो जाती है। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में ये भी रिपीट हुआ है, तो इसको याद रखिएगा, सी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर शॉर्ट सर्किट टेस्ट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। अगर हम ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट टेस्ट करते हैं, शॉर्ट सर्किट टेस्ट का मतलब क्या हुआ, जैसे ये हमारी प्राइमरी कॉइल हो गई, ये हमारी सेकेंडरी कॉइल हो गई। इसको शॉर्ट हम कब कर पाएंगे, जब हम कर पाएंगे जब इसमें हम लोड देते हैं। लोड का मतलब कि लोड दे दिया तो ये क्या हो गया, एक प्रकार का हमारा सर्किट क्लोज हो गया। क्लोज सर्किट या शॉर्ट सर्किट इसको कहते हैं हम। तो ट्रांसफार्मर में जब भी हम शॉर्ट सर्किट का यूज करते हैं तो उसको हम टेस्टिंग करने के लिए करते हैं। और उससे हम किस प्रकार की टेस्टिंग करते हैं, उससे हम करते हैं कॉपर लॉस की टेस्टिंग। सी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। ऐसा ही एक क्वेश्चन और आता है कि ट्रांसफार्मर में जो ओपन सर्किट होता है, ओपन सर्किट का मतलब क्या हुआ कि इस तरीके से हमारा प्राइमरी कॉइल है, इस तरीके से हमारा सेकेंडरी कॉइल है। सेकेंडरी कॉइल में हमने कोई भी लोड नहीं दिया, कोई लोड नहीं दिया, इसका मतलब क्या हुआ, ये सर्किट ओपन है। तो ये ओपन सर्किट से हम कौन सा टेस्ट कर पाते हैं, ओपन सर्किट से हम टेस्ट कर पाते हैं इसमें अपने आयरन लॉस को। आयरन लॉस जो है अगर उसको पता करना है तो ट्रांसफार्मर में ओपन टेस्ट किया जाता है, और अगर हमें ट्रांसफार्मर में कॉपर लॉस को पता करना है तो उसके अंदर हम कौन सा शॉर्ट सर्किट या क्लोज सर्किट टेस्ट करते हैं। तो दोनों चीजें याद रखिएगा, बहुत बार ये भी एग्जाम में पूछी जाती हैं। नेक्स्ट है, उस ट्रांसफार्मर को क्या कहा जाता है जिसमें कॉमन लैमिनेटेड कोर पर एक से अधिक प्राइमरी या एक से अधिक सेकेंडरी कॉइल बाइंडिंग की जाती है। तो अब इस सब आती है, यहां पर आपका क्या है,
सिंपल सी बात यही की गई है कि अगर आप प्राइमरी कॉइल या सेकेंडरी कॉइल की बाइंडिंग कर देते हैं तो वो क्या हो जाएगा, मल्टीपल वाइंडिंग ट्रांसफार्मर हो जाएगा। एक से ज्यादा करेंगे तो मल्टीपल ही होगा ना, तो डी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर की बाइंडिंग के लिए कौन सा वायर यूज किया जाता है। ट्रांसफार्मर की बाइंडिंग के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीटेड है ये। उसकी बाइंडिंग जो हम करते हैं उसके लिए जो हम तार यूज करते हैं या वायर यूज करते हैं वो होता है हमारा सुपर एनेमल्ड कॉपर वायर। सुपर एनेमल्ड कॉपर वायर, केवल कॉपर वायर नहीं बल्कि सुपर एनेमल्ड कॉपर वायर का यूज किया जाता है, तो ध्यान रखना है इसको। बहुत बच्चे जल्दी जल्दी में कॉपर वायर कर देते हैं आंसर, लेकिन नहीं, सुपर एनेमल्ड कॉपर वायर इसका करेक्ट आंसर है। आगे क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर कोर को लैमिनेटेड क्यों किया जाता है। तो एडी करंट लॉस को कम करने के लिए ट्रांसफार्मर कोर को कम किया जाता है, सी ऑप्शन। आगे क्वेश्चन है, कॉपर लॉस जो है डैश 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 पर निगन्य होता है, यानी कि कॉपर लॉस जो होता है वो कब नेग्लेक्जिबल होता है। तो बिल्कुल नो लोड पर ये क्या होता है, जीरो होता है। लोड ही नहीं है, उसमें लोड नहीं है तो इसका मतलब क्या है, सर्किट ओपन है, और ओपन सर्किट है तो ये क्या है, एकदम इसमें कॉपर लॉस जीरो है। कॉपर लॉस तभी बढ़ता है जैसे जैसे हम लोड बढ़ाते हैं, लोड को बढ़ाते जाते हैं कॉपर लॉस बढ़ता जाता है। नेक्स्ट, ओके, तो ये कंप्लीट हो जाते हैं आपके क्वेश्चन। अगर आपकी पोस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स के अंतर्गत कोई भी टेक्नीशियन एग्जाम देना चाहते हैं तो आप इसके लिए हमारे 100 रिटन पीडीएफ नोट कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको संपूर्ण थ्योरी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कवर अप मिलेंगे, तो इसके लिए आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। बाकी की जानकारी आपको यहीं से प्राप्त हो जाएगी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन वाला आइकन को भी प्रेस कर देना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।